महामारी कोरोना के खिलाफ भारत मजबूती से कदम उठा रहा है। मामले बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित वर्चुअल वैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को उन्होंने संबोधित किया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में भारत बिना स्वार्थ के साथ दुनिया के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध को भारत के बोध और आत्मबोध दोनों का प्रतीक बताया और कहा कि भारत इस आत्मबोध के साथ निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि कोरोना का हराना है, मिलकर कदम उठाना है और रखनी है कोरोना पर नजर। स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे फास्ट न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को किया संबोधित। कोरोना वायरस महामारी संकट के दौर में दिन रात मानवता की सेवा में लगे कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। कहा, सभी जरूरतमंद देशों की मदद के लिए भारत हमेशा है तैयार। प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा की सभी को दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान बुद्ध के विचारों का भारतीय सभ्यता और परंपरा को उन्नत बनाने में अहम योगदान। बुद्ध का संदेश प्रत्येक नागरिक की समस्या का हल करने में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। भारत आज से वंदे भारत मिशन की करेगा शुरुआत। सरकार के प्रयास से विदेशों में फंसे करीब 15,000 भारतीय पहुंचेंगे स्वदेश। 7 दिनों में 13 देशों से भारतीयों को लाने के लिए 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाजों की ली जाएगी मदद। केवल कोरोना के लक्षण रहित नागरिकों को ही मिलेगी अनुमति। देश में कोविड-19 संक्रमण से इलाज के बाद अब तक कुल 15,266 लोग हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 35,902। संक्रमण की चपेट में आने से 1,783 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर हुए 37 लाख के पार। महामारी की चपेट में आने से 2,63,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी को बताया देश पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 73,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित वर्चुअल वैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रही पूरी दुनिया के स्वास्थ्य कर्मियों और सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने की प्रशंसा की और विश्वास जताया कि संगठित प्रयासों से हम मानवता की इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकल पाएंगे और लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है।
पीएम ने कहा कि भारत मुश्किल की इस घड़ी में दुनिया भर के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि परेशानी में विश्व के अनेक देशों ने भारत को याद किया। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध को भारत के बोध और आत्मबोध दोनों का प्रतीक बताया और कहा कि भारत इस आत्मबोध के साथ निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित वर्चुअल विसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस वास्तव में भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश की वाहक है। उन्होंने कहा, इसी भावना की आज विश्व को जरूरत है। I believe it is a true manifestation of Vasudhaiva Kutumbakam, the ancient Indian ethos, in Sanskrit meaning the whole world is one family. As the whole world is grappling with the unprecedented crisis of pandemic, this day also provide us opportunity to reflect upon the individual and collective conduct and consciousness, especially in the context of interdependent nature, welfare of all sentient beings, compassion and respect of nature and Mother Earth. सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन आज से शुरू करेगी। इसके तहत 12 देशों से 14,800 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा नौसेना भी इस काम में मदद करेगी। कोविड के अचानक फैलाव से दुनिया के तमाम देशों को अचानक से लॉकडाउन की हालत में जाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कई देशों के लोग हफ्तों बाद भी अपने मुल्क में वापस नहीं आ पाए हैं और अपने देश जाने की राह देख रहे हैं। भारत भी विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को अपने देश वापस लाने की तमाम कोशिशें करता रहा है। दुनिया के तमाम देशों में फंसे हजारों भारतीयों के देश लौटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार ने हवाई मार्ग और जल मार्ग से विदेशों में रुके भारतीयों को लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
वंदे भारत मिशन में गुरुवार 7 मई से 13 मई के बीच एक हफ्ते में करीब 64 फ्लाइट्स के जरिए 14,800 भारतीयों को देश लाने का काम किया जाएगा। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन उड़ानों का परिचालन करेगी। इनमें से यूएई के लिए 10 उड़ानें, यूएस और यूके के लिए 7 उड़ानें, सऊदी अरब के लिए 5 उड़ानें, सिंगापुर के लिए 5 और कतर के लिए 2 उड़ानें शामिल है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान भारत, मलेशिया और बांग्लादेश के लिए 7 उड़ानें, कुवैत और फिलीपींस के लिए 5-5 उड़ानें और ओमान और बहरीन के लिए 2-2 उड़ानें भी चलाई जाएंगी। हालांकि आने वाले भारतीयों से इस सुविधा के लिए शुल्क भी लिया जाएगा। इसके अलावा देश में आने के बाद उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन भी पूरा करना होगा। सरकार ने कहा कि कोविड-19 के नेगेटिव रिजल्ट वाले लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इनमें भी प्राथमिकता अति आवश्यकता वाले लोगों को दी जाएगी, जिनमें प्रवासी मजदूरों को जिनकी नौकरी खत्म हो गई है, अल्पावधि वीजा धारकों को, बीमार व्यक्तियों को, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र इस मसले पर राज्य सरकारों से भी लगातार संपर्क में है ताकि यातायात, क्वारंटीन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर सहयोग किया जा सके। गुरुवार को चलने वाली उड़ानों में करीब 2300 यात्रियों के देश लौटने का अनुमान है। ये उड़ानें 9 देशों से चलेंगी, जिसमें अबू धाबी से कोच्चि के लिए, दुबई से कोझिकोड के लिए, रियाद से कोझिकोड के लिए और दोहा से कोच्चि के लिए उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा लंदन से मुंबई, सिंगापुर से मुंबई, कुआलालंपुर से दिल्ली की उड़ान, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई हैदराबाद के लिए उड़ान, मनीला से अहमदाबाद के लिए उड़ान और ढाका से श्रीनगर के लिए भी उड़ानें परिचालित की जाएंगी। जिन यात्रियों में कोविड-19 से संक्रमित होने के कोई लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही स्वदेश आने की अनुमति मिलेगी। इन उड़ानों का किराया और स्वदेश वापसी के बाद 14 दिन के क्वारंटीन का खर्च स्वयं यात्रियों को वहन करना होगा। यात्रियों को लाते समय पूरी यात्रा के दौरान और विमान के अंदर भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। हर यात्री को एक प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप के तहत पंजीयन कराना होगा। सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इसके लिए अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। 14 दिन के बाद सभी की पुनः कोविड-19 की जांच होगी। जांच निगेटिव आने पर ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा नौसेना ने भी इस अभियान से खुद को जोड़ा है। नौसेना ने अपने इस अभियान को समुद्र सेतु का नाम दिया है। नौसेना मालदीव में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त ने बताया कि ये ऐतिहासिक मिशन होगा जिसमें सैकड़ों भारतीय अपने देश वापस लौट सकेंगे। I'm grateful to Indian Navy to launch Operation Samudra Setu to evacuate close to 2,000 Indians through a virtual sea bridge from Maldives to Kochi and Tuticorin. INS Jalashwa and INS Magar have already been deployed for this purpose. The evacuation will be in 2 phases with 2 ships, first evacuating Indians to Kochi, followed by evacuation to Tuticorin. We are giving top priority to medical cases, to women and those who have lost their jobs. The evacuation exercise will be a big relief for Indians who have been yearning to join up with their families. जिन लोगों को वापस लाया जाना है उनका चयन विदेश स्थित भारतीय मिशन काफी सोच समझकर और प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। अभिषेक झा, डीडी न्यूज। तो सरकार का विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी के लिए एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कदम। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार। धीरज, आज से ये मिशन शुरू हो रहा है, काफी बड़ा मिशन है, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है और जो फ्लाइट्स हैं वो कितने बजे से शुरू हो रही हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में नहीं आई है। हालांकि जो हम लोगों के पास एक गाइडलाइंस आई थी कि आज से भारत वंदन मिशन के जरिए 64 फ्लाइट के जरिए विदेश में जो लगभग 15,000 के लोग फंसे हुए हैं उनको लाए जाने की योजना भारतीय उच्चायोग, भारतीय दूतावास ने मिलकर तैयार किया है। और ये कोशिश रही है कि जो कि लॉकडाउन का 41 से 42 दिन होने जा रहा है, तो जो लोग विदेश में फंसे हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका लाना जाना यहाँ जरूरी है। ऐसे प्राथमिकता के आधार पर लोगों का चयन कर उनको स्वदेश की तरफ लाया जाए, उसके लिए एक बड़ी योजना, कार्य योजना तैयार की गई है। और अभी जो अपुष्ट खबरों के हिसाब से मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो स्वदेश वापसी के लिए जो लोग बेसब्र हैं,
जो बेकरार हैं उनको 1 दिन की देरी और हो सकती है। हालांकि अभी तक ये आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन जो एयरपोर्ट पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो जो वहाँ से जो लोग आने वाले थे तो उनके लिए फ्लाइट यहाँ से जो जाने वाली थी अभी तक उस फ्लाइट का मूवमेंट यहाँ से नहीं हुआ है। वो फ्लाइट देर शाम तक यहाँ से मूव करेगी और उसके बाद कल जैसे कि हमें सूचना दी गई है कि कल 11:30 बजे सिंगापुर से पहली फ्लाइट आएगी और दूसरी फ्लाइट 1 बजे ढाका से यहाँ पहुँचेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल धीरज, अपने आप में ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और कोरोना के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने उनकी वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्र की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अपने देश वापसी करने वाले विदेशों के लिए एयर इंडिया 8 मई से 14 मई के बीच विशेष उड़ानों का संचालन करेगी। टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। यात्री सिंगापुर, लंदन और अमेरिका के चुनिंदा गंतव्यों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। गंतव्य देश के नागरिकों के अलावा ऐसे भारतीय और विदेशी नागरिक जिनके पास गंतव्य देश का न्यूनतम 1 वर्ष का वैध वीजा है और वे टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन कार्ड, OCI कार्ड धारक टिकट बुक करा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि यात्रा का पूरा खर्च यात्री द्वारा वहन किया जाएगा। अन्य सहायता के लिए एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। स्क्रीन पर ये नंबर्स आप देख सकते हैं। 0124-264-1407, 022026231407, 186023311407। इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं और किसी भी तरह की अगर आपका प्रश्न है, उत्सुकता है तो उसको शांत कर सकते हैं। विदेशों की वतन वापसी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, किस तरह की एक बड़ी योजना है सरकार की और इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और किस तरह से जो यात्री हैं जो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, यहाँ पर हैं, वो इससे फायदा उठा सकते हैं? देखिए, आपके सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले तो जो फॉरेन नेशनल्स इस समय पर फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वो अब वतन वापसी कर पाएंगे। दरअसल पूरी बात ये है कि एयर इंडिया इवैक्यूएशन फ्लाइट चला रहा है और पहले सप्ताह में यानी कि 7 मई से लेकर के 13 मई तक लगभग 64 फ्लाइट्स का वो परिचालन किया जाएगा और 14,800 के आसपास पैसेंजर्स जो कि इंडियंस हैं उनको लेकर के आया जाएगा। लेकिन हमारी फ्लाइट्स यहाँ से फॉरेन डेस्टिनेशंस पर खाली जा रही हैं और वहां से पैसेंजर्स को लेकर के आएंगी। तो एयर इंडिया ने एक तरह से जो टिकट बुकिंग सब ओपन कर दी है, जो सिलेक्ट डेस्टिनेशन है यानी कि सिलेक्ट US की सिटीज हैं, सिंगापुर फॉर दैट मैटर, लंदन फॉर दैट मैटर, ऐसी कई सारी सिटीज है जिसकी जानकारी आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसकी बुकिंग को ओपन कर दिया गया। यानी कि पहले ही जो फॉरेन नेशनल्स को काफी हद तक इवैक्यूएट कर लिया गया था कंट्री अलग अलग देशों के द्वारा, लेकिन अब जो रह गए हैं जो कुछ गिने चुने जो फॉरेन नेशनल्स है वो भी अपने घर पे वापस जा सकेंगे। दूसरी बात जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के है, जो पूरा का पूरा मिशन है उसका जो पूरा प्राइम फोकस है वो इसी बात पर है कि कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर किया जा सके। बिकॉज कई लाख लोग एक तरह से भारत में वतन वापसी करेंगे काफी लंबे समय के बाद में, तो एक तरह से जब वो ऑन बोर्ड होंगे जिस फॉरेन डेस्टिनेशन पर है वहां पर उनको स्क्रीन किया जाएगा। जो एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स होंगे वही एक तरह से फ्लाइट को बोर्ड कर पाएंगे और जब यहाँ पर भी वो आएंगे तो उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी एक तरह से फलक्रम है पूरी तरह से इस पूरी वंदे भारत मिशन का। लेकिन जो कि फॉरेन नेशनल्स है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब वो फॉरेन नेशनल्स हो या फिर जो OCI कार्ड होल्डर है, ग्रीन कार्ड होल्डर है जो कि भारत में थे और जिनको फॉरेन रिटर्न होना है यानी कि वापस विदेश में जाना है, तो उनके लिए अब एक तरह से विंडो खुल गया है और ग्रेजुअली अब उम्मीद जताई जा सकती है कि धीरे धीरे इसे, लेकिन जल्द ही सरकार अब डोमेस्टिक फ्लाइट है उसका परिचालन भी शुरू करने पर फोकस करेगी क्योंकि अब इंटरनेशनल इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। तो फोकस रहेगा कि कैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ग्रेजुअली सही लेकिन ओपन किया जा सके। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया बेहद अहम जानकारियां साझा करने के लिए। और आइए अब देख लेते हैं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति क्या है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 35,902 पहुंच गई है। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,783 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। अब तक कुल 15,266 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5,000 रेलवे कोच को कोविड केयर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। कोरोना के मामले बढ़ने पर इन रेलवे कोच में लोगों का इलाज होगा और देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या
अगर देखें तो 52,952 है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जाए, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो देश में कोविड-19 की स्थिति, ताज़ा स्थिति क्या है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 35,902 और उपचार के बाद भी बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। और अब विभिन्न राज्यों में कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में क्या कुछ स्थिति है। अगर विभिन्न राज्यों की हम बात करें, महाराष्ट्र में 16,758 मामलों की पुष्टि हुई है और 3,094 लोग ठीक हो चुके हैं। 651 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 13,013 सक्रिय मामले हैं। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 16,758 मामलों की पुष्टि हुई है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 6,625 मामलों की पुष्टि हुई है और जो सक्रिय मामले हैं, अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो 4,729 सक्रिय मामले हैं। 1,500 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 396 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये गुजरात के मामले हैं जहां पर 4,729 सक्रिय मामले हैं। और अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 5,532 मामलों की पुष्टि हुई है। सक्रिय मामले 3,925 हैं। इसके अलावा 1,542 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 4,829 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि सक्रिय मामले 3,278 हैं। 1,516 लोग ठीक हो चुके हैं और 35 लोगों की मौत हुई है। तो देश भर के आंकड़े हम बता रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करते हैं, 3,317 मामलों की पुष्टि हुई है। 1,629 सक्रिय मामले हैं। 1,596 लोग ठीक हो चुके हैं और जो मृतकों की संख्या है वहां पर 92 है। तो ये राजस्थान की स्थिति और जिन मामलों की पुष्टि हो चुकी है अगर हम देखते हैं तो देश भर में 52,952 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 35,902 देश भर में सक्रिय मामले हैं। 15,267 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,783 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि 15,267 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये देश भर में कुल मामलों की पुष्टि हुई है और आप देख सकते हैं जो सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामले हैं और अगर सक्रिय मामले हैं और उसमें अगर रिकवरी रेट देखते हैं तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी खबर है और सरकार के जो सार्थक प्रयास हैं उनका एक नतीजा है। और खबरों के इस दौर में बहुत सारी फेक न्यूज भी सामने आती है। खबर चर्चा में है जिसमें कहा गया है कि एक बीमारी है जो कि छूने से फैलती है। ये फेक न्यूज है। यदि कोई वीडियो या संदेश भ्रामक, गैरकानूनी या हानिकारक खबर दिखा रहा है इस तरह की, तो उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें फेक न्यूज के बारे में जागरूकता पैदा की गई है। यार मेरे कजन की वजह से ना पूरे घर में फैल गया। एक एक करके ना सब लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। एक लापरवाह टच से लाखों तक पहुंच जाता है। और एक बार ये महामारी फैल गई ना बॉस, उसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन फॉरवर्ड्स और वीडियोस की जो नफरत और अफवाहें फैलाते हैं। ये भी हमारे समाज का एक वायरस है। उत्तर दिशा में सोने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। देखिए लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, गारंटी लड़का। ऐसा करने से ना कैंसर ठीक हो जाता है, ऐसा करने से ना भूकंप आ जाता है। ऐसे वीडियोस और मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए और बनने भी नहीं चाहिए। जब भी आपको कोई ऐसा वीडियो मिले, कोई ऐसा मैसेज दिखे जो आपको सही ना लगे, अगर उससे किसी का नुकसान हो सकता है, अगर सूचना सीधा गवर्नमेंट से नहीं है, तो उसे मत कर फॉरवर्ड। और देखोगे कि ऐसा करने से तुम सेफ रहोगे, लोग सेफ रहेंगे और देश सेफ रहेगा। तो मत कर फॉरवर्ड। तो अफवाहों और भ्रामक खबरों पर विश्वास भी ना करें और ऐसी खबरों को फॉरवर्ड भी ना करें। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत की। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ अब लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए जगह की कमी की समस्या आने लगी है। मुंबई में प्रशासन क्वारंटीन स्थल और डॉक्टरों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। पेश है हमारे संवाददाता योगेश शीतल की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामले के बीच सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि जो भी कोविड-19 के से पीड़ित हैं उनको किस तरीके से क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि जगह की जो है वो कमी जो है वो देखने को मिलनी जो है वो शुरू हो गई है। और यही कारण है कि बीएमसी ने पिछले दिनों भाईकला के प्राइवेट बिल्डर से कहा था कि वो अपनी जो वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको क्वारंटाइन के लिए दिया। हालांकि मामला मुंबई उच्च न्यायालय में गया और मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 मई तक का समय दिया है जब बीएमसी जो है इस मामले में अपना रिपोर्ट फाइल करेगी कि कब तक वो चाहती है उस बिल्डिंग को यूज करना, और जो अलग अलग लीगल टर्म्स है इस पर डिटेल रिप्लाई जो है वो फाइल किया जाएगा। इसके अलावा जगह की कमी के साथ साथ जो है डॉक्टरों की कमी जो है वो भी धीरे धीरे करके सामने आनी शुरू हो गई है। खुद सरकार ने जो है एक सर्कुलर जारी करके कहा है जो 15,000 निजी डॉक्टर्स हैं उनको कहा गया है जो कोविड-19 को ट्रीट करें। कुल मिलाकर जगह की कमी और डॉक्टरों की कमी, ये जो दो बड़ी चुनौती है उसको अब फिलहाल जो महाराष्ट्र सरकार सामना कर रही है। जगह की जो कमी है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अलग अलग केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से भी बात की है। मसलन भारतीय रेल, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, इसके अलावा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, अलग अलग जो संस्थान है केंद्रीय संस्थान, उनसे भी बात की गई है कि जो उनके जो स्पेस है उनको दिया जाए ताकि लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके। फिलहाल हम जानते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में अभी तक जो है वो अगर अंतिम 24 घंटे की बात करें तो अभी तक जो है 769 नए मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर जो है 10,000 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो मुंबई ने छू लिया है कोविड पॉजिटिव के मामले में। अगर मैं बताऊं तो इसके अलावा 412 मौत जो है वो हो चुकी है कोविड-19 से। पर्टिकुलर अगर मैं मुंबई की बात करूं, महाराष्ट्र में अगर ओवरऑल देखें तो 16,500 के करीब जो मामले वो आ चुके हैं। ऐसे में जगह की कमी और डॉक्टरों की कमी जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक है, और इनको फिलहाल इस चुनौती का सामना करने के लिए जो सरकार कई कदम यहाँ पे उठा रही है। मुंबई से मैं योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार। और आपको बता दें जो अभी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने आज एनडीएमए की विशाखापट्टनम की स्थिति पर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है और इस पर बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास के साथ। सुधाकर, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री स्वयं इस मामले पर नजर रख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रमा, प्रधानमंत्री ने न सिर्फ गृह मंत्रालय और एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके अधिकारियों से बातचीत करके पूरी स्थिति का जायजा लिया है, पूरी स्थिति की समीक्षा की है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, जिसमें पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। हमको पता है कि आज सवेरे की यह घटना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने निर्देश भी दिया है गृह मंत्रालय को, एनडीएमओ को, एनडीआरएफ को भी कि राज्य सरकार को जिस भी तरह की मदद की जरूरत है वो मदद मुहैया कराई जाए। निश्चित तौर पर अभी पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो लोग बीमार हुए हैं इस घटनाक्रम की वजह से उनको तुरंत मदद पहुंचाई जाए और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ठीक ढंग से चलाया जाए। और हमको पता है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तो एक और भी उच्च स्तर पर क्या इंटरवेंशन की जरूरत है और भी क्या कुछ मदद की जरूरत है, उस तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी। और जो गृह मंत्रालय की से जानकारी मिली है, गृह मंत्रालय जो राज्य सरकार के लगातार टच में है, तो उनको किस तरह की और क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। तो बेहद ही ये महत्वपूर्ण बैठक है जो 11 बजे बुलाई जाएगी और सिर्फ एनडीएमए के अधिकारी नहीं, गृह मंत्रालय के जो डिजास्टर मैनेजमेंट विंग के जो उच्च अधिकारी हैं और भी जो आपदा से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी उच्च अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और ये जो पूरा घटनाक्रम आज सवेरे से जो सामने आया है, प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों की कुशलता की भी कामना की है विशाखापट्टनम में। निश्चित तौर पर काफी अहम है और एक ये अचानक से ये जो पूरा घटनाक्रम आया है उसके लिहाज से। ब्रह्मा बिल्कुल सुधाकर, ये दिखाता है कि सरकार जो है पूरी गंभीरता के साथ, केंद्र सरकार इस स्थिति पर नजर रखे हुए, प्रधानमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति वहां से, क्या कुछ आधिकारिक आंकड़े वहां से मिले हैं और क्या राज्य सरकार ने भी किसी तरह की कुछ मदद मांगी है? क्या कुछ जानकारी आपके पास है सुधाकर? देखिए अभी जो फौरी तौर पर जो कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एक एनडीआरएफ एक कह सकते हैं ट्रेन फोर्स है, इन मामलों में चाहे रेस्क्यू की बात हो या आपदा का फैलाव और ज्यादा रोकने की बात हो, और केमिकल बायोलॉजिकल डिजास्टर्स में भी उनको एक तरह से ट्रेनिंग मिली होती है, तो एनडीआरएफ की तरफ से मदद पहुंचाने की वहां कोशिश है। तो उसके साथ साथ ही क्योंकि काफी संख्या में ये भी खबर आ रही है कि लोग बीमार भी हुए हैं, कितने मौतों की पुष्टि हुई है, अभी राज्य सरकार से एक रिपोर्ट भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिलनी है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में लगातार गृह मंत्रालय को अपडेट कर रहा है।
लेकिन निश्चित तौर पर जो लोगों को मदद पहुंचानी है, क्या उसमें किसी तरह की और भी भूमिका हो सकती है? क्योंकि अगर हजारों लोग बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर्स और इन लोगों की भी तमाम जरूरत पड़ेगी और उस स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। तो उन तमाम चीजों की भी एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री इस बैठक में समीक्षा करेंगे और एनडीएमए के साथ जब वो बैठक करेंगे जिसमें जो तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं और राज्य सरकार की भी चूंकि एक जो प्रारंभिक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो आ जाएगी। बताया ये गया है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जो राज्य के अन्य सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं इस इलाके में और कोशिश ये की जा रही है कि और भी ज्यादा प्रसार ना हो, फैलाव ना हो। जो जरूरतमंद है इलाज की जिनको जरूरत है उनको तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। इस तरह की तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत कोशिश की जा रही है। तो उन तमाम स्थितियों की एक तरह से पूरी उच्च स्तर से समीक्षा की जाएगी और प्रधानमंत्री ने निर्देश भी दिया है गृह मंत्रालय को, एनडीएमओ को कि राज्य को जिस भी मदद की जरूरत है वो मदद पहुंचाई जाए। बिल्कुल सुधाकर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष मीटिंग बुलाई है, एनडीएमए की मीटिंग बुलाई है। विशाखापट्टनम में जो गैस त्रासदी हुई है, जो गैस लीक की घटना हुई है, उस पर राज्य को किस तरह की मदद की जरूरत है, वहां पर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें किस तरह से मदद की जा सकती है, जो संकट है उसको प्रसारित होने से रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं और जो पीड़ित हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है। विभिन्न एक्सपर्ट्स के साथ राज्य के विभिन्न अधिकारियों से जानकारी लेकर इस पर समीक्षा की जाएगी और केंद्र की पूरी नजर है, प्रधानमंत्री स्वयं इसे देख रहे हैं और तमाम जो वहां पर मदद है उसे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो केंद्र सरकार लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और कोरोना से लड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको संकट की इस घड़ी में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है क्योंकि कोरोना को हराना है और मिलकर संकल्प उठाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी शिद्दत के साथ पालन करना है और इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।